हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग आज ईवीएस का थ्योरी पार्ट सेशन करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद आपका थ्योरी पार्ट जब पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों ईवीएस का, उसके बाद आपको जो 2023 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों ईवीएस का, उसको फिर करवाया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। आपसे यही गुजारिश करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। और जो चीज़ नहीं समझ में आए वो कमेंट कीजिए, और जिस पर वीडियो बनाना है दोस्तों उसके बारे में कमेंट कीजिए, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे दोस्तों। और जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों वो इस नंबर पर दोस्तों 83 40 45 57 49 दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉलिंग भी होता है दोस्तों। और व्हाट्सअप नंबर भी इसी नंबर पे है दोस्तों। आप लोग व्हाट्सअप करके भी जिस चीज़ का नोट्स चाहिए दोस्तों वहाँ सीटेट नोट्स लिखिएगा। और जो चीज़ जैसे EVS का चाहिए, CTP का चाहिए, SST का चाहिए, या तो फिर साथियों आपको CTP का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए या पेपर 2 का चाहिए, जो भी चीज़ का चाहिए वो आप लिख दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जरूर से जरूर दोस्तों। इतना आप अपने चैनल को, ये एग्जाम्पल 91 अपना ही चैनल समझिए दोस्तों। इस चैनल को आप लोग थोड़ा विकसित करने में हमारी हेल्प कीजिए दोस्तों। आप लोगों के लिए इतना करें, थोड़ा आप लोग भी हमारे लिए कुछ कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जो भाई बहन पीछे वाला पार्ट नहीं देखे होंगे वो कृपया करके जाके पहले देख लीजिएगा, थ्योरी पार्ट 4 तक देखिएगा प्ले लिस्ट में। उसके बाद धीरे धीरे सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है दोस्तों। CDP का दोस्तों आप लोगों को 3 पार्ट में थ्योरी दिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोस्तों। ये 3 पार्ट में पूरा EVS का थ्योरी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सम्मिलित है दोस्तों। बस ये 3 घंटा 3.5 घंटा का वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जो करवाया जा रहा है चैनल पर दोस्तों, उसको 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिए। चलिए हम लोग आज महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए, महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर है। महाराष्ट्र के पश्चिम में कौन है दोस्तों? अरब सागर। और उत्तर में गुजरात तथा मध्य प्रदेश। और पूर्व में दोस्तों छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में आपका कर्नाटक है। और तेलंगाना की सीमाओं को स्पष्ट करता है दोस्तों। रिवीजन के पर्पज से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा दोस्तों। इसलिए आपको बहुत जल्द से जल्द नोट्स को रिवीजन के तौर पर स्पीड में आपको कंप्लीट करा देंगे जो दोस्तों, जिससे आप रिवीजन करते रहिएगा, उससे आपको बार बार देखते रहिएगा, आपको रटा जाएगा दोस्तों। और आपको कंटेम्प्ट में बहुत फायदा देगा दोस्तों। इसमें समझना है तो दोस्तों CDP में समझ के आधारित क्वेश्चन आता है। इस पर दोस्तों आपको याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएगा। इसका 80% भाग जो है दोस्तों दक्कन का पठार है। चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में गुजरात तथा मध्य प्रदेश, अब पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना की सीमाओं को स्पष्ट करता है। इसमें 80% भाग दक्कन का पठार है दोस्तों। चलिए, महाराष्ट्र राज पशु के सेकरू है दोस्तों। महाराष्ट्र का राज पशु क्या है? सेकरू। भारतीय विशाल गिलहरी राज पक्षी हरियल पीले पैरों वाला कबूतर है दोस्तों। क्या बोला गया? महाराष्ट्र का राज पशु जो है दोस्तों वो क्या है? सेकरू है। और भारतीय विशाल गिलहरी राज पक्षी हरियल पीले पैरों वाला कबूतर है दोस्तों। चलिए, पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती है दोस्तों। पारंपरिक रूप से जो महाराष्ट्र की महिलाएं कैसी साड़ी पहनती है? 9 गज की साड़ी पहनती है, जिसे नवारी अथवा नोवारी कहा जाता है दोस्तों। इसे लुगाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुगाड़ी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। युवा महिलाएं 5 गज की एक अन्य साड़ी भी पहनती है। युवा महिलाएं जो होती है वो 5 गज की एक अन्य साड़ी भी पहनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैठानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैठानी कहते हैं। चलिए, कोल्हापुरी साज। कोल्हापुरी साज एक लोकप्रिय आभूषण दोस्तों। कोल्हापुरी साज जो है एक लोकप्रिय आभूषण है। इसके साथ मोती, मूंगे से जड़ी नथ और महाराष्ट्र की एक पारंपरिक वेशभूषा का हिस्सा है दोस्तों। फिर से देखिए, कोल्हापुरी साज का एक लोकप्रिय आभूषण है। इसके
7 मोती या मूंगे से जड़ी नथ महाराष्ट्र की पारंपरिक वेशभूषा का हिस्सा है। मसरू देखिए दोस्तों, मसरू और हिमरू की बुनाई से राजशाही परिवार के वस्त्र निर्मित हुआ करते हैं दोस्तों। मसरू और हिमरू की बुनाई से राजशाही परिवार की वस्त्र निर्मित हुआ करते हैं। वर्ली महिलाओं द्वारा अपने घरों के दीवारों पर की जाने वाली वर्ली चित्रकला भी काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। फिर से देखिए, VVI पॉइंट है दोस्तों, वर्ली पूछा गया था। वर्ली महिलाओं द्वारा अपने दीवारों पर की जाने वाली वर्ली चित्रकला भी काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। महाराष्ट्र में नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पाड़वा से होता है दोस्तों। महाराष्ट्र में नव वर्ष की शुरुआत किससे? तो गुड़ी पाड़वा से दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं, महाराष्ट्र के खान पान के बारे में चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में जो खान पान होता है साथियों, वो आपका महाराष्ट्र के भोजन को पूरन पोली कहते हैं। महाराष्ट्र के भोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? पूरन पोली। और उकिड़चे मोदक, वाड़ा पाव, पाव भाजी, बटाटा पाड़ा और पानी पूरी दोस्तों वहाँ के मुख्य खान पान है दोस्तों महाराष्ट्र के। क्या क्या है याद रखिएगा, पूरन पोली है, उकड़ीचे मोदक है, वाड़ा पाव है, पाव भाजी है, बटाटा पाड़ा है और पानी पूरी है दोस्तों। और रस्सा देखिए, आलू, गोभी और टमाटरों को ताज़े नारियल के दूध तथा पानी के साथ पकाया जाता है दोस्तों। उसे वहाँ क्या बोला जाता है? रस्सा बोला जाता है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, भरेली भांगी किसे बोलते हैं ये भी जानिए। भरेली भांगी दोस्तों भरवा छोटे बैंगन वाला व्यंजन होता है दोस्तों। बैंगन का भरुआ होता है दोस्तों। छोटा भरवा जो छोटा बैंगन का व्यंजन होता है। त्रिफाला अम्बाटा देखिए दोस्तों, त्रिफाल अम्बाट ताजी सारंग मछली से बना क्रीम युक्त वह व्यंजन बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। क्रीम युक्त व्यंजन वहाँ बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। चलिए हम लोग मुंबई के बारे में चर्चा करते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है दोस्तों। यदि हम मुंबई जाएंगे दोस्तों तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात पहले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से राजस्थान को पार करना पड़ेगा, तब फिर राजस्थान पार करते हुए महाराष्ट्र में एंट्री होगी दोस्तों। देखिए, दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली दोस्तों। पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से थाने के बीच दोस्तों, याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नागापाड़ा तथा अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है दोस्तों। नागापाड़ा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है दोस्तों। देखिए, सोलापुर दोस्तों, सोलापुर आपका कहाँ? मुंबई स्थित में सोलापुर है दोस्तों। बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कफ परेड मुंबई में स्थित है दोस्तों। कफ परेड कहाँ पर स्थित है? मुंबई में दोस्तों। बच्चू खान प्लेग्राउंड दोस्तों आपका मुंबई में स्थित है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है दोस्तों। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम किसके नाम पर पड़ा है दोस्तों? मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, VVI है। सहजन के फूलों के पकोड़े कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में दोस्तों। वर्ली भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार और शिकार, मछली पकड़ना, खेती और उत्सव और नृत्य, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं दोस्तों। इसे आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मतलब इसका चित्र बनाने में दोस्तों गाय के गोबर का प्रयोग होता है और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए मिजोरम के बारे में लोग चर्चा करते हैं। मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है दोस्तों। यहाँ की मुख्य फसल क्या है मिजोरम की? चावल दोस्तों।
देखिए यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है मिजोरम में दोस्तों। खेती की क्या निकाली थी? लॉटरी। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है दोस्तों। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, से झूम खेती करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? झूम खेती मिजोरम में प्रचलित है दोस्तों। मिजोरम में ही होती है दोस्तों। मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन है? मिजो है, लुसोई है, कुकी है दोस्तों। कौन कौन है? मिजो है, लुसोई है, कुकी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मणिपुर के बारे में चर्चा करते हैं। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों मनियो। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनियो। मनियो का देश यानी जेवरों का अर्थ हुआ दोस्तों। जेवरों का देश हुआ अर्थ इसका। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मनियो का देश यानी जेवरों का अर्थ देश दोस्तों। जेवरों का अर्थ। मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम, म्यांमार और मिजोरम से लगती है दोस्तों। मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम, म्यांमार और मिजोरम से लगती है। लोककटक झील साथियों, लोककटक झील यहाँ का मुख्य जल स्रोत है, जिसके कारण इम्फाल घाटी आज भी चावल का कटोरा से बनी हुई है दोस्तों। क्या बोला गया? लोककटक झील यहाँ का मुख्य जल स्रोत है, जिसके कारण इम्फाल घाटी आज भी चावल का कटोरा बनी हुई है दोस्तों। बिष्णुपुर जिले में स्थित लोककटक झील को उसके तैरते दलदल यानी फुमड़ियों के लिए जाना जाता है दोस्तों। किसके लिए? फुमड़ियों के लिए दोस्तों। चलिए, मणिपुर का राज्य पुष्प सिरोया कमलिनी है दोस्तों। क्या है? मणिपुर का राज्य पुष्प जो है सिरोया कमलिनी है साथियों। यह राज्य बांस के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन है इसमें। यह राज्य किसके उत्पादन में सबसे अग्रणी है? बांस के। मणिपुर में बांस की लकड़ी पर उल्लू की आकृति को उकेरा जाता है दोस्तों। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संगाई है दोस्तों। मणिपुर का राजकीय पशु संगाई। या केरल या हिरन केवल लोकटक झील के केबुल लामजाओ नामक तैरते हुए द्वीप पर पाया जाता है दोस्तों। यह हिरन केवल लोकटक झील के केबुल लामजाओ नामक द्वीप पर पाया जाता है, जो विश्व का पहला और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये पॉइंट दोस्तों BBI है, याद रखिएगा। मणिपुर में निगथोपी राजाओं का पारंपरिक परिधान है। मणिपुर में निगथोपी राजाओं का पारंपरिक परिधान है। मणिपुर में जोफाई सैनिकों का पारंपरिक साधन है दोस्तों। मणिपुर में जोफाई सैनिकों का पारंपरिक परिधान है दोस्तों। पारंपरिक क्या है? परिधान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक देखिए, कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर है। कर्नाटक के पश्चिम में क्या है दोस्तों? अरब सागर है। इसकी सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से मिलती है दोस्तों। कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर है। कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर है। इसकी सीमाएं गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक केरल में मिलती है। कर्नाटक में कुल 18 वन्यजीव अभ्यारण्य है तथा 10 पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। कर्नाटक में जो है दोस्तों कुल 18 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 10 पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, सुप्रसिद्ध। जो प्रपात भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है दोस्तों। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध। जो प्रपात भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कर्नाटक का राज पशु हाथी और राज पक्षी दोस्तों नीलकंठ, राज वृक्ष चंदन है। क्या दोस्तों? कर्नाटक का राज पशु क्या है? हाथी है। राज पक्षी नीलकंठ है, राज वृक्ष चंदन है। कन्नड़ यहाँ की प्रमुख भाषा है। इसके साथ साथ तुलु और कोंकणी तक कोरवा भाषाएं भी राज्य में बोली जाती है दोस्तों। चलिए, उत्तरी क्षेत्र में देखिए, उत्तरी क्षेत्र में साथियों इलकांक अथवा धारवाड़ साड़ी की सामान्यता पहनी जाती है दोस्तों। उत्तरी क्षेत्र में इलकांक तथा अथवा धारवाड़ साड़ी की सामान्यता पहनी जाती है। इलकाल दोस्तों साड़ी को टोपे टेनी तकनीक से बनाया जाता है। इलकाल में दोस्तों साड़ी को टोपे टेनी तकनीक से बनाया जाता है। पांचे के नाम से पुकारी जाने वाली धोती कर्नाटक, क्या बोला गया? पांचे के नाम से पुकारी जाने वाली धोती कर्नाटक में पुरुषों का पारंपरिक परिधान है दोस्तों। पुरुषों का क्या? पारंपरिक परिधान है दोस्तों।
ओबट्टू, ओबट्टू अथवा होलगी, ओबट्टू अथवा होलगी चने और तथा गुड़ को भरकर बनाई गई रोटी है दोस्तों। ओबट्टू अथवा होलगी दोस्तों चने तक गुड़ को भरकर बनाई गई रोटी है। और पोली ओगुरे यहाँ की प्रसिद्ध पकवान है दोस्तों। थोड़ा हार्ड वर्ड है दोस्तों, कंप्रोमाइज कीजिएगा। कर्नाटक का प्रमुख पर्व क्या है दोस्तों? उगादी है। कर्नाटक का प्रमुख पर्व क्या है? उगादी है अथवा युगादी है, जो कर्नाटक में नए वर्ष का सूचक है दोस्तों। बेलवनिका गांव कर्नाटक में स्थित दोस्तों। कहाँ है? बेलवनिका गांव कर्नाटक में। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड़ी गांव में स्थित है। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड़ी गांव में है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं हम लोग आज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, BBI है, बार बार सवाल इससे पूछा जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, पाकिस्तान के पंजाब से और पश्चिम में सिंध से लगती है दोस्तों। राजस्थान का राज पशु रोहिड़ा है दोस्तों। क्या है राजस्थान का राज पशु? रोहिड़ा। तथा राज वृक्ष आपका खिजड़ी है। कौन सा वृक्ष है? खिजड़ी दोस्तों। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं स्थिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है और भवाई नृत्य करती है दोस्तों। क्या करती है? भवाई नृत्य। राजस्थान का अन्य नाम नृत्य राजस्थान के अन्य है दोस्तों नृत्य घूमर है, कालबेलिया है, फिर 13 ताली है। राजस्थान के किशनगढ़ घराने की मुख्य पहचान इसकी बनी और ठनी चित्रकला के कारण है दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, BBI इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान के किशनगढ़ घराने की मुख्य पहचान इसकी बनी ठनी चित्रकला के कारण है। चलिए, ऊँट की पीठ पर बैठे ठोला मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमी युगल यहाँ की एक प्रमुख चित्रकला है दोस्तों। क्या है? प्रमुख चित्रकला है। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों रावण हत्था, केमेचा, सिंधी और सारंगी और मोरचंग, डेढ़, सतरा, नागफनी और घारा दोस्तों। देखिए, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? रावण हत्या, कमेचा, सिंधी, सारंगी, मोरचंग, डेढ़, सतारा, नागफनी, धारा दोस्तों। चलिए, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में क्या है दोस्तों? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों की बनाते हैं दोस्तों। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारों बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका कहते हैं। टैंक को क्या कहते हैं? टंका दोस्तों। चलिए, अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छान कर उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ जो है बारिश बहुत कम होती है राजस्थान में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेकला गांव आपका 1600 मीटर ऊंचा है दोस्तों, जो राजस्थान के झालरपतन या झलवार में है दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोगों जो बिश्नोई कहलाते हैं दोस्तों, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है दोस्तों। राजस्थान में जो है दोस्तों शिकार करना, पेड़ों काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है दोस्तों।
रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव कैसा है, हरा भरा। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं दोस्तों। खिजड़ी गांव इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है स्टेट में। खिजड़ी गांव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है दोस्तों। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। खिजड़ी पेड़ को दोस्तों ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए फलियों से सब्जी इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से लगती है दोस्तों। बिहार की सीमा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से, नेपाल से। प्राचीन काल में मगध आज के बिहार प्रदेश का मुख्य भाग है दोस्तों। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति हुई दोस्तों। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बौद्ध और जैन धर्मों की उत्पत्ति हुई है। बिहार का राज पशु बैल है दोस्तों। क्या राज पशु, बैल। राज पक्षी गोरैया है दोस्तों बिहार का। दिल्ली का राज पशु दोस्तों गोरैया, याद रखिएगा। बिहार की 3 प्रमुख भाषा है, एक है भोजपुरी, दूसरा मैथिली, तीसरा मगही है दोस्तों। बिहार की भी 3 प्रमुख भाषा है, पहला कौन है, भोजपुरी, फिर दूसरा मैथिली, तीसरा मगही दोस्तों। बिहार की पसंदीदा व्यंजन दोस्तों लिट्टी चोखा। बिहार की पसंदीदा व्यंजन लिट्टी चोखा। बिहार में अन्य लोकप्रिय नमकीन मखाना और सत्तू है दोस्तों। बिहार में अन्य लोकप्रिय जो वस्तु है दोस्तों, कौन कौन खाने वाला चीज़ है, नमकीन है, नमकीन मखाना और सत्तू है दोस्तों। छठ पूजा, सोनपुर पशु मेला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम तथा सोरठ सभा एक सामूहिक विवाह समागम है दोस्तों। बिहार के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये सब जो है ना बिहार में पर्व के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। बिहार में मधुबनी नामक जिला है जहाँ त्यौहार और खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों। क्या बोला गया, बिहार में मधुबनी नामक जिला है जहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर, आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ बनाए जाते हैं दोस्तों। मधुबनी चित्रकला बहुत पुराना है दोस्तों। बिहार में जो मधुबनी चित्रकला सबसे पुराना है, बहुत पुराना। इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दादर और नागर हवेली और दमन दीव दोस्तों, दोनों को मिला के एक कर दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में। दादर गुजरात राज्य से घिरा हुआ। दादर जो है दोस्तों किस राज्य से घिरा, गुजरात राज्य से। जबकि नगर हवेली जो है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है दोस्तों, नगर हवेली। चलिए यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ टोडिया, दुबला, सिद्धि, कोकन, वर्ली है दोस्तों। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ जो है टोडिया, दुबला, सिद्धि, कोकन और वर्ली है। यहाँ गुजराती, कोकनी, हिंदी, मराठी, भिलोरी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती है दोस्तों। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लुगडेन दोस्तों। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है, महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लुगडेन है जो घुटने तक लंबाई की एक गज की साड़ी होती है दोस्तों। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक टोडिया है दोस्तों। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या है, टोडिया है जो एक सफ़ेद धोती होती है, सफ़ेद धोती होती है दोस्तों। यहाँ उबादियू सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है दोस्तों। यहाँ का पसंदीदा पेय क्या है, ताड़ी है दोस्तों। यहाँ का पसंदीदा पेय ताड़ी है जिसे महुआ के फूलों से बनाया जाता है दोस्तों, दमन द्वीप विशेष रूप से
दमन द्वीप जो है दोस्तों विशेष रूप से चटाई बुनने के शिल्प के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किसके रूप में? दमन द्वीप में जो विशेष रूप से चटाई बुनने को शिल्प के रूप में जाने जाते हैं। कछुए खोल से बने शिल्प, हाथी दांत पर नक्काशी दमन द्वीप के कुछ प्रचलित शिल्प है दोस्तों। कछुए के खोल का उपयोग सजावटी उपयोगी घरेलू वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, DBI। जारवा जनजाति कहाँ का है? आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है दोस्तों। चलिए गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। गुजरात भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। पश्चिम में इसके तट अरब सागर को छूते हैं। उत्तर में पश्चिम में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगती है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। गुजरात भारत का पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। इसकी सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। पश्चिम में इसके तट अरब सागर को छूते हैं और उत्तर पश्चिम में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगती है। गुजरात के वाणिज्यिक केंद्र अहमदाबाद और सूरत दोस्तों। गुजरात का वाणिज्यिक केंद्र क्या है? अहमदाबाद और सूरत दोस्तों। ये वस्त्र के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। गुजरात के तटीय स्थल जैसे भरूच और खंभात दोस्तों। गुजरात के तटीय स्थल कौन कौन है? भरूच और खंभात दोस्तों। गुजरात 4 बड़े सांस्कृतिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसके नाम है सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़ और डोंग दोस्तों। कच्छ के रण को सूखे नमक का रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कच्छ को? सूखे नमक का रेगिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थल है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में सबसे। गुजरात राज पशु क्या है? राज एशियाई शेर। गुजरात का राज पशु एशियाई शेर है तथा राज पक्षी हंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। पुरुषों का मुख्य पहनावा चोरनो है। पुरुषों का मुख्य पहनावा क्या है? चोरनो और केड़ियू है दोस्तों। स्त्रियां और चानियाँ और चोली पहनती है। स्त्रियां चानियों और चोली पहनती है। गाठिया, नूक, साख और उदयू दोस्तों। गाठिया जो है, नूक, साख और उदयू। गुजरात अपने विश्व प्रसिद्ध डबल इकत पटोला के लिए जाना जाता है दोस्तों। किसके लिए? पटोला के लिए। गुजरात जो है दोस्तों अपने विश्व प्रसिद्ध डबल इकत पटोला के लिए जाना जाता है। चीड़, मोतियों की मनमोहक टंकाई के साथ बंधनी साड़ियों भी गुजराती कला की अपनी विशेषता है दोस्तों। नाग गुफन दोस्तों। नाग बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। नाग गुफन जो है डिजाइन सौराष्ट्र, गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल दोस्तों राजस्थान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दोस्तों। कहाँ है पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों? कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय आनंद का नगर और सिटी ऑफ प्लेसेस महलों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनंद का नगर, सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ प्लेस महलों का नगर कहा जाता है। चलिए राज्य की सीमाएं भूटान हुआ, सिक्किम हुआ, बांग्लादेश, झारखंड, असम, उड़ीसा, बिहार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। उत्तर पश्चिम में नेपाल से मिलती है दोस्तों। ऊपर उत्तर पश्चिम में किसे मिलता है? नेपाल से दोस्तों। पश्चिम बंगाल राज्य पशु क्या है? फिशिंग केंट है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु फिशिंग केंट है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनाई की समृद्ध परंपरा है। जो जामदानी और टंगाइल इस परंपरा की 2 प्रसिद्ध किस्में हैं दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध जो बंगाली सिल्क है दोस्तों वो बालूचेरी है। क्या है? बालूचेरी साड़ियाँ हैं जो विशिष्ट डिजाइन और अद्भुत बुनाई तकनीक से बनती है, जिनमें रामायण, महाभारत और
कृष्ण लीला की कहानियों का वर्णन होता है दोस्तों। राज्य के अन्य सिल्क वस्त्र तसर और कांटा है दोस्तों। राज्य का जो अन्य सिल्क वस्त्र क्या है, टसर और कांटा है दोस्तों। चलिए, बंगाली भोजन में समान रूप से मांझेर झोल सुक्तो यानी एक व्यंजन जिसमें अनेक प्रकार की सब्जियां और करेला होती है दोस्तों। अनेक किस्म की मछलियां, रूही, कतला, पावदा, टांगड़ा, कोई और हिल्सा, प्रोम्फेट, भेटकी के साथ ही झींग यानी श्रिप, झींगा, प्रॉन और केकड़ा, क्रेब को भी खाया जाता है दोस्तों। बंगाल में भोजन के समान रूप क्या है, मांझेर झोल सुक्तो एक व्यंजन जिसमें अनेक प्रकार की सब्जियां और करेला होती है दोस्तों। अनेक किस्म की मछलियां हैं, जैसे रूही है, कतला है, पावदा है, टांगड़ा है, कोई है, हिल्सा है, प्रोम्फेट है, भेटकी के साथ झींगा, प्रॉन, केकड़ा, क्रेब भी खाया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रमुख नृत्य है दोस्तों छौ मतलब छऊ, बगुम्बा नृत्य भी दोस्तों पश्चिम बंगाल का, बगरुम्बा। बाउल नृत्य भी दोस्तों यहीं का है। चलिए हम लोग आगे जल के बारे में चर्चा करते हैं, वाटर के बारे में दोस्तों। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन दोस्तों। कैसा संसाधन है? जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है दोस्तों। पृथ्वी की सतह का 3/4 लगभग 70% भाग जल से ढका है दोस्तों। जल के क्षेत्र को जल मंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर, रिवर, टेक, सी, ओशियन आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यह सभी जो है प्राणियों के लिए आवश्यक है। महासागरों, देखिए महासागरों में ओशियंस का जल लवणीय दोस्तों। महासागरों ओशियंस का जल लवणीय यानी सेलाइन है दोस्तों, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और लवण जल देखिए, फ्रेश वाटर केवल 2.7% है दोस्तों। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों, ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है दोस्तों। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है दोस्तों। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, मछली मर जाती है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना दोस्तों, बॉईल करना। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है दोस्तों। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा, दस्त उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है दोस्तों। दस्त और उल्टी में शरीर का बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित होता है दोस्तों। जल का सर्वाधिक विलायक दोस्तों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है दोस्तों। इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। दोस्तों पदार्थों को 3 अवस्थाओं लिक्विड, सॉलिड, गैस में जल विद्वान होते हैं दोस्तों। जल चक्र, वाटर क्लाइड दोस्तों। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है दोस्तों। जल चक्र जो है दोस्तों, वाटर साइकिल, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है दोस्तों। जल चक्र की प्रमुख 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों। वाष्पीकरण, इवोपोरेशन दोस्तों। सूरज की किरणें के कारण समुद्र, नदी, झील आदि, झरने आदि में पानी का वाष्प बनकर हवा में उठना दोस्तों, उसे कहते हैं वाष्पीकरण दोस्तों। संघनन के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग। कंडेंसेशन, हवा में उठे हुए पानी की वाष्प को ठंडा होकर पानी की बूंदों में परिवर्तित होना जो बादल का निर्माण करता है दोस्तों। क्या बोला? संघनन, हवा में उठे हुए पानी के वाष्प का ठंडा होकर पानी में
पानी की बूंदों में परिवर्तन होना जो बादल का निर्माण करता है। प्रति वर्षा यानी अब 6 दोस्तों, बादलों में सिंचित पानी की बूंदे का प्रतिवर्षा के रूप में पृथ्वी पर पड़ना जो पानी हिमपात के रूप में हो सकती है दोस्तों। संचालन देखिए, कैलकुलेशन दोस्तों, पृथ्वी पर पड़े हुए पानी का संचलन कैलकुलेशन के माध्यम से समुद्र, नदी, नहर और सरोवर, तालाब आदि में पहुंच या पानी की सतह से या भूमि के अंदर रिसना या बहना शुरू हो जाता है दोस्तों। कुआं या बावड़ी देखिए, वेल और वाड़ी दोस्तों, सीढ़ी द्वारा कुएं और बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोग होते हैं दोस्तों। देखिए बावड़ी यही है दोस्तों, खड्डा रहता है दोस्तों और नीचे से सीढ़ी बना रहता है। अब चढ़ के आप पानी जाइए नीचे उतर के लीजिए। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण देखिए दोस्तों, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होते जा रहा है दोस्तों। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता है दोस्तों। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी की सीमेंट से ढका जा रहा है, मतलब पेड़ और पार्क के चारों मिट्टी के सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। धड़ सीसर देखिए तो, धड़ सीसर क्या, सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था दोस्तों। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हॉल आदि हैं दोस्तों। भीलों तक फैले इस धरतीसर में बारिश की पानी इकट्ठा होती है। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता दोस्तों। जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे दोस्तों। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पूरे साल में दोस्तों पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज धड़सीसर जैसे उजड़ सा गया। आज धड़सीसर उजड़ सा गया। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरह ना जमकर बेकार बह जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग मृत सागर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। द डेड सी दोस्तों, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर था। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा? मृत सागर था। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों दोस्तों। तरुण भारत संघ देखिए, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मेगासेस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं साथियों। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए दोस्तों। क्या बोला गया? तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाबें बनवाए गए। धरसी माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतें का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता है। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में धड़की माई को भी मदद की। फिर से देखिए दोस्तों, धड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों को देखभाल में चला जाता है। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में धड़की माई की मदद की।
स्कॉट होम जल पुरस्कार देखिए दोस्तों, स्कॉट होम जल पुरस्कार क्या है? पानी के क्षेत्र में उत्कृष्टता, साहस और प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया जाता है। 2015 में यह पुरस्कार राजेंद्र सिंह को मिला था दोस्तों। किसे मिला था? राजेंद्र सिंह को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष यानी वाटरमैन के नाम से भी जाना जा रहा है, जाना जाता है जल पुरुष के नाम से भी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट संचालित किए। उन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट संचालित किए, जिनमें से कुछ सूखी नदियों को पुनर्जीवित करने में सहायक हुए थे दोस्तों। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन देखिए, गंगा नदी की स्वच्छ करने और प्रदूषण को कम करने तथा उसका संरक्षण और पुनरुत्थान करने के उद्देश्य को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा 2011 में शुरू किया गया दोस्तों। कब किया गया? 2011 में। और 2014 में दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत समाहित हुआ दोस्तों। गंगा एक्शन प्लान दोस्तों 1985 में पहली बार प्रस्तावित हुआ, जो 1986 में प्रारंभ हुआ। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य प्रमुख प्राण संपत्ति के प्रमुख स्रोत को प्रमुख समस्या से प्रमुख समाधान प्राप्त किया जाता है, प्रमुख समाधान प्राप्त करके प्रमुख परिणाम प्राप्त करना दोस्तों। मासी नाम देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य में होता है। पूर्वी खासी हिल्स जिले के शहर मार्शिल राम में दर्ज की जाती है। मार्शिल राम में 11,872 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे नम स्थान में गिना जाता है दोस्तों। भारत में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। कौन है दोस्तों? चेरापूंजी है, जो मेघालय की खासी पहाड़ी में स्थित है, जिसकी औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों 11,619 किलोमीटर है। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे रेनगेज कहते हैं। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेनगेज कहते हैं दोस्तों। तटीय स्थलाकृतियाँ देखिए, तटीय स्थलाकृतियाँ दोस्तों कोस्टल टेपोग्राफी, समुद्री लहरों से होने वाली अपरदन और निक्षेप की तटीय स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, जैसे मेहराब, अस्टेक, समुद्री गुफा, समुद्री भृंगु, खड़ी चट्टान, ढेर, केप, समुद्री कोपा आदि दोस्तों। मनुष्य के पोषण के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन्स मनुष्य में भोजन करने से लेकर पाचन तक की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है दोस्तों। पहला अंतग्रहण, इंगेस्टिएशन दोस्तों, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्बेशन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, उत्सर्जन, एसिमिलेशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ देखते हैं। अंतग्रहण दोस्तों, इंगेस्टेशन दोस्तों, भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतग्रहण। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। कहाँ से होती है तो साथियों? मुंह से शुरू होती है, याद रखिएगा। पाचन दोस्तों, डाइजेशन, भोजन में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्वों के जटिल रूप को साधारण पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। ये प्रक्रिया पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में उपस्थित विभिन्न अंगों के द्वारा की जाती है दोस्तों। अवशोषण, एब्जॉर्बेशन, पोषक तत्वों को पाचन के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को अवशोषण मतलब एब्जॉर्बेशन कहा जाता है। अवशोषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्षुद्रग्राह स्मॉल इंटेस्टाइन तक आंशिक रूप से बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन में पूरी होती है। स्वांगीकरण देखिए, स्वांगीकरण दोस्तों, एसिमिलेशन, अवशोषण के बाद उन पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अवशोषित पदार्थ, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस दोस्तों,
का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं बॉडी द्वारा होता है। वेसल्स हो गया, वेसल्स द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया का स्वांगीकरण कहते हैं दोस्तों। उत्सर्जन, भोजन के पाचन के बाद बिना पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव के पाचन, भोजन एक स्वतंत्र नदी से गुजरता है जो मुख्य गुहिका यूकल कैविटी से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। मुख्य गुहिका यूकल कैविटी, ग्रास नली या फ्लशिका दोस्तों। फूड पाइप, फूड ओसिफोगस दोस्तों। अमाशय देखिए स्टोमच, क्षुद्रांग छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, मृदांत बड़ी आंत जो जलाशय से जुड़ी होती है तथा लार्ज इंटेस्टाइन्स, मल द्वार अथवा गुदा दोस्तों एनस। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। अमाशय देखिए, अमाशय की आंतरिक भित्ति इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमाचा, क्षुद्रांत के अमाशय की आंतरिक भित्ति इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमाचा दोस्तों क्षुद्रांग तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों से लार ग्रंथि, स्लेवरी ग्लैंड्स, यकृत, लीवर, अग्न्याशय, पेनक्रियाज, पाचक रस, डाइजेस्टिव सिस्टम जूसेस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप से बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। मुख एवं मुख और गुहिका दोस्तों। प्रत्येक दांत समूहों के बीच अलग अलग वर्तिका सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुंह में लाल ग्रंथि स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है जो लाल सलाइवा स्रावित करती है दोस्तों। लाल रस चावल में मंड स्टार्च को शर्करा में बदलता है दोस्तों। लाल रस जो है चावल के मंड स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। जीभ दोस्तों, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। फिजी मस्कुलर ऑर्गन दोस्तों जो पीछे की ओर मुंह गुहा का ओरल कैविटी के आधार पर तल से जुड़ा होता है। ओरल कैविटी के आधार पर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ को स्वाद कलियों टेस्ट बड्स होती है। जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलियाएं टेस्ट बड्स भोजन का स्वाद बनाती है। स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में रहते हैं। स्वाद कलिकाएं टेक्स्ट बड्स मीठे, नमकीन, खट्टा, कड़वा और मसालेदार स्वाद को पहचानती है दोस्तों। जीभ पर पाए जाने वाली स्वाद कलियाएं टेस्ट बॉन्ड्स भोजन का स्वाद बनाती है और स्वादग्राही स्वाद कलिकाओं में उपस्थित रहती है। स्वाद कलिकाएं मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, मसालेदार स्वाद को पहचानती है दोस्तों। स्वाद कलिकाएं देखिए टेस्ट बड्स जीभ के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई होती है। मीठे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के आगे वाले भाग टिप्स पर होती है। नमकीन स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के आगे भाग टिप और किनारे पर होती है दोस्तों। देखिए खट्टा स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के किनारे पर होती है। कड़वा स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के पीछे होती है। कड़वा स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है? जीभ के पीछे दोस्तों। खट्टा स्वाद कलिकाएं जीभ के किनारे पर, खट्टा साइड में हो गए। अब मसालेदार स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं पूरे जीभ पर होती है दोस्तों। हमारे दांत का प्रथम सेट शैशव काल होता है। हमारे दांत का प्रथम सेट किसका होता है? शैशव काल, इन्फेंसी होता है दोस्तों में निकलता है। तो लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं और इन्हें दूध का दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं दोस्तों।
कार्य के अनुसार दांतों के 4 प्रकार होते हैं, कृदंतक, रदनक और अर्धचवर्णक और चवर्णक दोस्तों। क्या है? कृदंतक है, रदनक है और अर्धचवर्णक है और चवर्णक है दोस्तों। कृदंतक भोजन को काटने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन को काटने का कार्य कृदंतक का है दोस्तों। रदनक कैनाइन का देखिए, रदनक को भेदक भी कहा जाता है, क्योंकि रदनक भोजन को पकड़ने और चीरने के काम कार्य करते हैं दोस्तों। अर्धचवर्णक देखिए, अर्धचवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करता है। अर्धचवर्णक चवर्णक देखिए, चवर्णक भोजन को चबाने तब पीसने का कार्य करता है। चवर्णक जो है दोस्तों, भोजन को चबाने तब पीसने का कार्य करता है। भोजन नली जलिए देखते हैं हम लोग। ग्रासिका, फूड पाइप ऑफ ईसोफेजेस दोस्तों। ग्रासिका गले व वक्ष चेस्ट से होते हुए जाती है। ग्रासिका की भित्ति संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती रहती है। अतः यह क्या करती है? गति भोजन के रूप में नीचे धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय स्टोमचा खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी यानी वोमिटिंग द्वारा उसे बाहर निकाला जाता है दोस्तों। भोजन का कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आ जाती है, उसे खांसी उठती है दोस्तों। आमाशय देखिए, स्टोमचा देखिए, आमाशय छोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना। कैसा? थैलीनुमा संरचना दोस्तों। यह चपटा जे की आकृति का होता है। आहार नाल की सबसे बड़ी भाग आमाशय की ऊपरी सिरा यानी ग्रासिका से तथा निचला सिरा क्षुद्रांग स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आमाशय की दीवार से श्लेष्मा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा पाचक रस, डाइजेस्टिव ज्यूस का स्राव होता है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन में यदि कोई जीवाणु बैक्टीरिया उपस्थित हो तो उसे मार देते हैं। श्लेष्मा, म्यूकस आमाशय तथा आंतों की दीवारों की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है। यह पाचक रस, डाइजेस्टिव ज्यूस भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों यानी सिंपल सब्सटेंस में विघटित कर देता है दोस्तों। क्षुद्रांत देखिए, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबा अत्यधिक कुंडलित नली है दोस्तों। यह यकृत, लीवर एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होती है। यकृत देखिए, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उधर एब्डोमेन के ऊपरी भाग में दाहिने यानी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस बाइल जूस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होती है दोस्तों। पित्ताशय गॉल ब्लैडर तो कहते हैं पीत रस का वसा फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल में भी प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्षुद्रांग का अवशोषण देखिए, पचा हुआ भोजन अवशोषित कर क्षुद्रांग की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इस प्रक्रम को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्षुद्रांग की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। क्या बोला गया? तो देखिए, क्षुद्रांग की अतिरिक्त भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहा जाता है दोस्तों। सिंगुलर वेसल्स कहा जाता है। बृहदांत्र देखिए, बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन दोस्तों। बृहदांत्र क्षुद्रांग की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल के कुछ लवणों साल्ट का अवशोषण करना। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय रेक्टम में चला जाता है तथा अर्थ ठोस को समली में सॉलिड स्टूल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह
मल बाहर निकल जाता है जिसे निष्कासन कहते हैं, एग्जिस्टेशन कहते हैं। घास बनाने, घास खाने वाले जंतुओं के पाचन, देखिए दोस्तों घास खाने वाले जंतुओं के पाचन, डाइजेस्टिव इन ग्रास ईटिंग एनिमल। गाय और भैंस तथा घास जंतु, घास गाय और भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी पशु लगातार जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली दोस्तों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय स्टोमाचा में एक भाग में भंडारित करते हैं और फिर थोड़े थोड़े वापस आमाशय से अपने मुंह में लाकर जुगाली करते रहते हैं। और रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले पशुओं की आमाशय 4 भागों में बटी होती है। रूमिनेंट जो है दोस्तों यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय 4 भागों में बटी होती है। चलिए, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। घास में क्या होता है? सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है तो बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि क्षुद्रांक और बृहदांग के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंडनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज के पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। दोस्तों, पोषक तत्व देखिए, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों को हमारे शरीर का पोषण, निर्माण बुद्धि एवं विभिन्न रंगों से सुरक्षा होती है। दोस्तों, हमारे भोजन की मुख्य पोषक भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन, खनिज, लवण, मिनरल साल्ट्स एवं जल की अधिक पोषक तत्वों की होना आवश्यक है। दोस्तों, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शर्करा, शुगर के रूप में जा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है। वसा से भी ऊर्जा निकलती है। दोस्तों, प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर में विभिन्न ऊतकों और अंगों में बनाने और बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की बुद्धि तथा स्वास्थ्य रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन में प्रायः शारीरिक वर्धक भोजन बॉडी बिल्डर कहते हैं। दोस्तों, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच समस्या खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि उसमें कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। इन रसायनों के साथ प्रोटीन में मनुष्य पेप्टाइड श्रृंखलाएं नाइट्रोजन परमाणु कॉपर आयनों के साथ एक बैंगनी रंग का जटिल बनाते हैं। यह प्रक्रिया बुरेट परीक्षण में ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन देखते हैं दोस्तों। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों और दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक है। दोस्तों, विटामिन की एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक समूह कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अर्ध मात्रा में आवश्यकता होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। दोस्तों, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी मतलब न्यूट्रिटिव फाइबर तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल और आलू और ताजे फल और सब्जियां हैं। दोस्तों, भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीव पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती है। चबाकर बहुत से बुक में दोस्तों 8000 भी दिया गया, इसमें एनसीईआरटी में 9000 दिया गया। चबाकर रखने से लार से टैलिन निकलकर स्टार्च को मल्टोज शुगर में बदल देता है जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर,
और फिर दोस्तों तल कर और सेक कर दोस्तों पकाने जो तरीके होते हैं वैसे होता है भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर दोस्तों VBI है दोस्तों। चलिए हमारे नॉट का तापमान सॉरी दोस्तों हमारे पेट है नॉट में, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है और यह भोजन को पचाने में मदद करता है दोस्तों। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाती है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टी या दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक के घोल मिला देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी रोकने के लिए दवाई जो घरेलू में भी हो सकती है लेनी चाहिए। विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत और कमी से होने वाले रोग। देखिए पोषक तत्व है, प्रोटीन है। स्रोत क्या? अंडा है, मछली है, सोयाबीन है, राजमा, दाल है, इसमें प्रोटीन है दोस्तों पोषक तत्व में। कमी से हानियाँ की वो शरीर और मांसपेशियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगा दोस्तों। पोषक तत्व देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या क्या स्रोत है? अनाज में है, आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट, पपीता में कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। कमी होता है इससे शरीर के तापकण उष्मा में कमी होना, शरीर के तापकण और उष्मा में कमी, शरीर में कमजोर होना, त्वचा में झुर्रियाँपन होता है, ये है कार्बोहाइड्रेट कमी। पोषक तत्व वसा देखिए स्रोत क्या है? अंडा है, मछली, मांस है, मूंगफली है और सभी प्रकार के तेल हैं आदि दोस्तों। कमी हानि दोस्तों त्वचा की चमक कम होना, खुश्की हो जाना, शारीरिक बुद्धि रुक जाना। पोषक तत्व देखिए विटामिन ए रेटिनॉल से होता है। स्रोत अंडा, मछली, गाजर और आम, हरी सब्जियां, दूध होती आदि आती, हरी सब्जियां, दूध आदि। कमी से हानियां दोस्तों आंखों में रतौंधी रोग का होना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व देखिए विटामिन बी हो गया दोस्तों। स्रोत छिलकेदार अनाज एवं दाल दोस्तों। कमी से हानियां बेरी रोग हो जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी विटामिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोषक तत्व विटामिन सी है। स्रोत इसका ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल है, संतरा है, नींबू है, आंवला है आदि दोस्तों। कमी की हानियाँ स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। कमी अगर हो जाएगा तो हानि में कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग दोस्तों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व विटामिन डी देखिए। स्रोत सूर्य की किरणें, दूध, दही और मक्खन, अंडा और मछली दोस्तों, ये विटामिन डी के पोषक तत्व। कमी से हानि के तो शरीर की हड्डियों का कमजोर और विकृत हो जाना। पोषक तत्व विटामिन ई देखिए अंकुरित अनाज, फल, सब्जी, घी, तेल, दूध आदि दोस्तों। कमी से हानियाँ क्या था? स्त्री में बाध्यता रोग, फीमेल इनफर्टिलिटी। पोषक तत्व देखिए विटामिन के दोस्तों। स्रोत क्या? बंदा गोभी, टमाटर, मटर पनीर, सोयाबीन आदि दोस्तों। कमी से कहानियाँ देखिए रक्त का थक्का जमने की क्षमता में कमी, आना दोस्तों। पाचन के रहस्य देखिए डॉक्टर बोमट ने मार्टिन के खिलाफ वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। डॉक्टर बोमेट ने मार्टिन की खिड़की वाले प्लेट के सहारे पाचन के कई सदस्य रहस्य खोले। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस डाइजेस्टिव जूस निकाला और उस पाचक रस से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमेट की तालिका देखिए। खाने की चीज पेट में पचने में लगा समय, गिलास के पाचन रस में पचने में लगा समय। देखिए कच्चा दूध जो है पेट में पचने में लगा समय तो 2 घंटे 15 मिनट, लेकिन गिलास के पाचक रस में पचाने में लगा समय ये कितना लगा? 4 घंटा 15 मिनट दोस्तों। चलिए देखते हैं उबला हुआ दूध को पचाने में लगा पेट में दोस्तों 2 घंटा, वही गिलास में पचाए तो 4 घंटा 15 मिनट लग गया दोस्तों। पूरी तरह से उबला अंडा आपका 3 घंटा 30 मिनट में पेट में पच जाता है दोस्तों, लेकिन गिलास में पचाने में से 8 घंटा लग गया। कम उबला अंडा दोस्तों 3 घंटा लगता है और इधर आपका 6 घंटा 30 मिनट लग जाता है दोस्तों। कच्चा अंडा फेटा हुआ दोस्तों ये 2 घंटे का समय लगता है। इसमें 4 घंटे 15 मिनट का समय
लगता है पचाने में। तो कच्चा अंडा पचाने में लपेट में लगा दोस्तों 1 घंटे 30 मिनट। इसमें दोस्तों गिलास में पाँच ग्लास में पचाने में लगा समय 4 घंटा दोस्तों। डॉक्टर बोमेट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारे पेट खाने को खूब घुमाता है। सॉरी दोस्तों, डॉक्टर बोमेट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। और वे यह भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचन रस अम्ल एसिड की तरह होता है। भोजन में पाचक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें कुछ बातें पर ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। पहले यह फलों और सब्जियों को काटने के बाद नहीं बल्कि पहले ही धोना चाहिए। पहले काटने और फिर धोने से पोषक तत्व न्यूट्रिएंट का नुकसान हो जाता है, मतलब विटामिन का नुकसान हो जाता है दोस्तों। सब्जियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर पोषक तत्व न्यूट्रिएंट का नुकसान होता है दोस्तों। सब्जियों को कम मात्रा में पानी में पकाया जाता है। सब्जियों को कम मात्रा में पानी में पकाएं। बहुत अधिक पानी में उबालने से पोषक तत्वों का नुकसान हो जाता है दोस्तों। चावल और अनाज को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें भिगोया जाता है दोस्तों। खाना पकाने या समय और तापमान कम से कम रखें। खाना पकाने का समय तापमान कम से कम रखें। अधिक समय और गर्मी से पोषक तत्वों का नुकसान होता है दोस्तों। भोजन को दोबारा गर्म करने से पोषक तत्वों की संरचना में परिवर्तन होता है। इसे देखिए दोस्तों, आलू हो गया, अदरक हो गया, सलजम हो गया, गाजर, पोटैटो, गेंगर, ट्रिम्प एंड कैटरोस जैसी जड़ वाली सब्जियों को छिलके सहित उबालना चाहिए, क्योंकि इससे पोषक तत्वों का हस्तांतरण होता है दोस्तों। डेयरी उत्पाद को प्रकाश से दूर रखना चाहिए। क्योंकि प्रकाश को राइबोफ्लाविन का नुकसान होता है। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन, कुछ खनिज लवण, मिनरल साल्ट अलग हो जाते हैं दोस्तों। ये अन्य महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगले पार्ट में करवाया जाएगा दोस्तों। आपका 1 घंटा प्लस वीडियो हो चुका है, इसलिए इस पार्ट 5 को यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार थ्योरी को सुनिएगा, देखिएगा। और जो दोस्तों भाई एवं बहनों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके फायदे के लिए ही ये वीडियो डाला जा रहा है दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते हैं, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।